हेलो बच्चों, आज हम आपका पार्ट 7 पार्ट का नाम है राज्य सरकार, उसके बारे में पढ़ाऊँगा। तो इससे पहला जो आपका पार्ट 6 था वो केंद्र सरकार के बारे में था। तो इस पार्ट के अंतर्गत हम लोग भारत के राज्यों में जो राज्य सरकारें होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। राज्य विधानमंडल का गठन एवं कार्य। तो जैसे हमारे देश की जो केंद्र सरकार होती है उसमें व्यवस्थापिका होती है जिसे हम संसद कहते हैं। तो यहाँ प्रत्येक राज्य स्तर पर भी एक सदन होता है जिसे हम विधानमंडल के नाम से जानते हैं। तो इस पाठ के में सबसे पहले हम राज्य विधानमंडल के गठन एवं कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। तो हमारे भारतीय संविधान में ये उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक अलग से विधानमंडल का गठन होगा या विधानमंडल की व्यवस्था की जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। तो ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा? अनुच्छेद 168 में। तो संविधान के अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदनों से तथा कुछ में 1 सदन से मिलकर बनेगा। तो राज्य विधानमंडल का गठन किस किस से मिलकर के नहीं होता है? राज्यपाल, कुछ राज्यों में 2 सदन होते हैं जिसमें एक को हम विधानसभा कहते हैं, दूसरे को विधान परिषद, और अधिकतर राज्यों में एक ही सदन होता है जिसे हम विधानसभा कहते हैं। तो जिन राज्यों में 2 सदन होते हैं वहाँ विधानमंडल का गठन राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर के होता है। और जिन राज्यों में सिर्फ एक ही सदन होता है वहाँ विधानमंडल का गठन राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर होता है। तो जैसे आपने 6वें पाठ में पढ़ा था कि जो व्यवस्थापिका या संसद होती है उसका गठन किस किस से मिलकर होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और यहाँ राज्य विधानमंडल का गठन किस किस से मिलकर नहीं होता है? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो जिन राज्यों में 2 सदन होते हैं उनके नाम है, एक का नाम है विधानसभा और दूसरे का नाम है विधान परिषद। प्रत्येक राज्य में जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक सदन होता है। तो प्रत्येक राज्य जैसे 2 सदन नहीं होते हैं सभी राज्यों में, कुछ ही राज्यों में, जैसे वर्तमान में हमारे भारत में सिर्फ 6 राज्य हैं जहाँ पे 2 सदन हैं। बाकी के जो 28 राज्य हैं उनमें एक ही सदन है। तो जो प्रत्येक राज्य में एक सदन होता है उसके प्रतिनिधि जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार के द्वारा चुने जाते हैं और उस सदन को हम विधानसभा कहते हैं। तो विधानसभा किसे कहते हैं? प्रत्येक राज्य में जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक सदन होता है। इस विधानमंडल के सदन को विधानसभा कहते हैं। जिन राज्यों में विधानमंडल का दूसरा सदन होता है उसे विधान परिषद कहते हैं। तो जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि भारत के 6 राज्यों में 2 सदन है, तो उस दूसरे सदन को क्या कहा जाता है? विधान परिषद। राज्यों के विधानमंडल एक सदनात्मक हो या द्विसदनात्मक, इस बात का निर्णय अधिकार राज्य में निर्वाचित प्रतिनिधियों और भारतीय संसद को ही है। तो जैसे मान लीजिए किसी राज्य में एक सदन होगा या 2 सदन होंगे, तो इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? उस राज्य की विधानसभा के द्वारा और साथ ही साथ संसद के द्वारा। जैसे अगर कोई राज्य चाहता है कि भाई हमारे राज्य में दूसरा सदन होना चाहिए अर्थात विधान परिषद होना चाहिए, तो वो पहले विधानसभा से उस विधेयक को 2/3 बहुमत से पास कराते हैं, फिर वो उसे संसद के पास भेजते हैं
और संसद के दोनों सदन जब उसे 2/3 बहुमत से पास कर देते हैं तो उस राज्य में 2 सदनीय व्यवस्था हो जाती है, अर्थात वहाँ विधान परिषद का गठन कर दिया जाता है। तो वर्तमान समय में भारतीय संघ के केवल 7 राज्य, जैसे आपकी बुक में 7 राज्य दे रखे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य को अब वो राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, वो 2 भागों में विभाजित हो गया है और विभाजन के बाद उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। तो वर्तमान में 6 राज्यों में ही द्विसदनात्मक व्यवस्था है, तो जिनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो भारत के कितने राज्यों में 2 सदन है? 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका व शेष राज्यों में 1 सदनात्मक व्यवस्थापिका, अर्थात वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं। उन 28 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है और 22 राज्यों में 1 सदनीय है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका वाले 6 राज्यों में राज्य विधानमंडल के निम्नांकित 3 भाग होते हैं। तो यानी जो भारत के द्विसदनात्मक व्यवस्था वाले राज्य हैं, कितने? 6, और उनमें राज्य विधानमंडल के 3 अंग हैं: राज्यपाल, विधानसभा, जिसे हम प्रथम सदन भी कहते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं और अस्थाई सदन भी कहते हैं, और जनता का लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। जैसे लगभग सेम वही नाम है जो लोकसभा के हैं। जैसे लोकसभा को भी हम प्रथम सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, अस्थाई सदन कहते हैं, जनता का लोकप्रिय सदन कहते हैं। इसी प्रकार से विधानसभा को भी हम प्रथम सदन, निम्न सदन, अस्थाई सदन और जनता का लोकप्रिय सदन कहते हैं। इधर विधान परिषद को भी अन्य नामों से जाना जाता है। ये राज्य सभा की तरह है। जैसे राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन कहा जाता है। ऐसे ही विधान परिषद को द्वितीय सदन, उच्च सदन और स्थायी सदन। तो विधान परिषद को किन अन्य नामों से जाना जाता है? द्वितीय सदन, उच्च सदन और स्थायी सदन। तो ये आपके द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका वाले राज्यों के विधानमंडल के अंग हैं, जो 3 हैं: राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। अब हम सबसे पहले विधानसभा के गठन के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे विधानसभा का गठन कैसे होता है। तो विधानसभा विधानमंडल का प्रथम और लोकप्रिय सदन है। तो जो अभी हम पहले पढ़ रहे थे कि भाई विधानसभा को हम प्रथम सदन के नाम से भी जानते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं, अस्थाई सदन भी कहते हैं, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। तो विधानसभा के गठन में जो पहला पॉइंट है वो है सदस्य संख्या का। संविधान में राज्य की विधानसभा के सदस्यों की केवल न्यूनतम और अधिकतम संख्या निश्चित की गई है कि भाई किसी राज्य में अधिकतम कितने विधानसभा सदस्य हो सकते हैं और कम से कम कितने विधानसभा सदस्य हो सकते हैं। तो संविधान के अनुसार अनुच्छेद 170 में ये उल्लेख किया गया है कि राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। तो कोई भी राज्य हो, उस राज्य में अधिकतम विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 500, और कम से कम कितनी हो सकती है? 60। तो ये उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 170 में क्या उल्लेख किया गया है? उसमें कहा गया है कि किसी भी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम 60। चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य को भौगोलिक आधार पर अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे।
तो ये जो किस राज्य में विधानसभा की कितनी सीटें होंगी, इसका निर्धारण उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर होता है। तो जैसे एक विधानसभा सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? 75,000। 75,000 से आगे कितनी भी जनसंख्या हो, लेकिन कम से कम एक विधायक 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ये व्यवस्था की गई है। अब स्थान आरक्षण। राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है और ये व्यवस्था 95 में संविधान संशोधन 2009 के द्वारा की गई है और उसके अनुसार ये निश्चित किया गया है कि जनवरी 2020 तक ये जो आरक्षण की व्यवस्था है वो यथावत रहेगी, यानी पहले वाली स्थिति में ही रहेगी। तो संविधान का जो 95वां संशोधन हुआ था 2009 में, उसके द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विधायकों की संख्या है, यानी आरक्षण वाली स्थिति है, वो जनवरी 2020 तक यथावत रहेगी। राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के बाद यदि संबंधित राज्य का राज्यपाल यह अनुभव करता है कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो वह उस समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। जैसे आपने इससे पहले वाले पाठ में पढ़ा था कि भाई राष्ट्रपति लोकसभा के लिए 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है आंग्ल भारतीय समुदाय के। इसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल 1 सदस्य मनोनीत कर सकता है विधानसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय के। तो राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 2। और राज्यपाल विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 1। तीसरा पॉइंट, निर्वाचन पद्धति। कहने मतलब विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? आंग्ल भारतीय समुदाय के नामजद सदस्य को छोड़कर विधानसभा के अन्य सभी सदस्यों का मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप में चुनाव होता है। तो ये जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, इनका चुनाव आम जनता के द्वारा, यानी जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, जिनका मतदाता सूची में नाम है, उन मतदाताओं के द्वारा अपने क्षेत्र के विधानसभा सदस्य का चुनाव किया जाता है। तो चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार, अर्थात हमारे देश में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो वयस्क मताधिकार और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली तथा साधारण बहुमत की पद्धति अपनाई गई है। सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय हैं। कहने मतलब एक विधानसभा क्षेत्र से सिर्फ एक ही व्यक्ति चुनाव जीतकर आ सकता है या आता है। अब सदस्यों की योग्यता। तो जो आपके लोकसभा सदस्य की योग्यताएं होती हैं, सेम योग्यताएं विधानसभा सदस्य के लिए भी होती हैं। तो अगर आपने लोकसभा सदस्य की योग्यताओं को समझ लिया है या याद कर लिया है, तो आप ये मानिए कि वही योग्यताएं विधानसभा सदस्य के लिए भी हैं। जैसे वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो, वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण न किए हुए हो, वह पागल या दिवालिया घोषित न किया जा चुका हो, वह संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति करता हो। तो ये सारी की सारी योग्यताएं विधानसभा और लोकसभा सदस्य के लिए लगभग सेम है। तो एक की योग्यता ही दूसरे की एक तरह से योग्यता है। तो जो व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, वह व्यक्ति विधानसभा का भी चुनाव लड़ सकता है, और जो व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है वो लोकसभा का भी लड़ सकता है। अब सदस्यों की सदस्यता का अंत। तो कहने का तात्पर्य जो विधानसभा सदस्य होते हैं उनकी सदस्यता कब समाप्त हो जाती है या किस परिस्थिति में।
तो विधानमंडल के दोनों सदनों की सदस्यता का अंत निम्न में से किसी भी परिस्थिति में हो जाता है। तो इसमें यहाँ जो परिस्थितियाँ बताई गई हैं कि कब सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो पहला है कि कोई भी व्यक्ति यदि राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसे एक सदन से, कहने का तात्पर्य है कि जैसे कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य भी चुन लिया जाता है और विधान परिषद का भी है, तो उसे किसी न किसी एक सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। या जैसे कोई व्यक्ति विधानसभा का भी सदस्य है और वो लोकसभा का भी सदस्य बन जाता है, तो उसे एक की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, चाहे वो लोकसभा की छोड़ दे या विधानसभा की। तो कोई भी व्यक्ति यदि राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसे एक सदन से त्यागपत्र देना होगा। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति राज्य के विधानमंडल और संसद दोनों का एक साथ सदस्य नहीं रह सकता। जो अभी मैं आपको बता रहा था कि एक व्यक्ति न तो विधानसभा विधान परिषद दोनों सदनों का सदस्य हो सकता है, न वह लोकसभा और विधानसभा का सदस्य हो सकता है, उसे किसी एक पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। कोई भी सदस्य यदि विधानमंडल के संबंधित सदन की बैठक में सदन की आज्ञा के बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, यानी वो बिना सदन को सूचित किए हुए अगर 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो ऐसे सदस्य की सदस्यता का अंत हो सकता है। तीसरा, यदि किसी सदन का सदस्य हो चुकने के बाद उसमें सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यता नहीं रह जाती है, यानी वो चुनाव तो जीत जाता है लेकिन चुनाव लड़ने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए, अगर वो योग्यता उसके पास नहीं रहती है तो उसकी सदस्यता समाप्त मान ली जाती है या उसमें कोई निर्धारित अयोग्यता पैदा हो जाती है, तो ऐसे सदस्य की सदस्यता का अंत हो जाता है। अब कार्यकाल। राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है। जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसी प्रकार विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल द्वारा इसे समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। तो विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल। तो लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। जहाँ राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है समय से पहले, ऐसे ही राज्य में राज्यपाल विधानसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है। परंतु यदि संकट काल की घोषणा प्रवर्तन में हो तो संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा, तथा किसी भी अवस्था में संकट काल की घोषणा समाप्त हो जाने के बाद 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। जैसे मान लीजिए देश में आपातकाल लगा हुआ है या राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में संसद के द्वारा विधानसभा का कार्यकाल जैसे अमूमन 5 वर्ष का होता है, तो उसे 1 वर्ष के लिए और आगे बढ़ाया जा सकता है। और अगर आपातकाल या संकट काल समाप्त हो गया तो उसके बाद अधिकतम 6 माह तक ही आपके विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। अब पदाधिकारी। प्रत्येक राज्य की विधानसभा के 2 मुख्य पदाधिकारी होते हैं। तो जैसे आपके लोकसभा होती है तो लोकसभा में भी 2 पदाधिकारी होते हैं, एक को लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं, दूसरे को लोकसभा उपाध्यक्ष कहते हैं। तो इसी प्रकार विधानसभा में भी 2 पदाधिकारी होते हैं, एक को विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं, दूसरे को विधानसभा उपाध्यक्ष कहते हैं। इन दोनों का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही करते हैं। तो विधानसभा के जो सदस्य चुन करके आते हैं जनता के द्वारा, वो अपने में से ही ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था
कि जैसे लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, वो लोकसभा के सदस्य मिलकर के अपने में से, यानी जो लोकसभा का चुनाव जीत कर के आए हुए हैं उन्हीं में से दो को, एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। इसी प्रकार जो विधानसभा का चुनाव जीत कर के आते हैं सदस्य, उन्हीं में से एक विधानसभा अध्यक्ष और एक विधानसभा उपाध्यक्ष चुना जाता है तथा इनका कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल तक होता है। यानी जब तक विधानसभा का, जैसे अमूमन तो विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो अक्सर कर जो विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है वो 5 वर्ष तक के लिए ही चुना जाता है। इसके बीच अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को, तो हमने लोकसभा में ही पढ़ा था कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, लोकसभा अध्यक्ष को। तो इसी प्रकार विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है, विधानसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष को देता है। इन दोनों को विधानसभा सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है। यानी एक तो खुद अपनी मर्जी से वो समय से पहले त्यागपत्र दे दें, एक उन्हें अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, यानी विधानसभा के सदस्य अगर उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं और वह अविश्वास प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो जाता है, तो विधानसभा अध्यक्ष को समय से पहले भी पद से हटना पड़ेगा। तो इन दोनों को विधानसभा सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है, किंतु इस प्रकार के प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिसके विरुद्ध प्रस्ताव हो को देना आवश्यक होता है। तो आप जब भी उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आओगे तो उसकी सूचना उन्हें 14 दिन पहले देनी पड़ेगी। अब विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य। तो विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार और कार्य निम्न है। तो लगभग वही सारे कार्य करता है जो विधानसभा अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष की तरह ही कार्य करता है। तो जैसे हमने लोकसभा में पढ़ा था कि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। तो यहाँ पर तो इसी प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष भी विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की। तो ऐसे ही विधानसभा अध्यक्ष भी विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखना उसका मुख्य उत्तरदायित्व है। यानी जब भी विधानसभा की बैठक होती है तो उन बैठकों में शांति व्यवस्था बनाए रखना विधानसभा अध्यक्ष का कार्य तथा इस हेतु उसे समस्त आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार है। यानी वो जो व्यक्ति शांति व्यवस्था को खराब कर रहा है उसे वो सदन से बाहर भी निकाल सकता है, साथ ही साथ उसे सदन से बर्खास्त कर सकता है कि आप 2 दिन या 4 दिन या 6 दिन तक सदन में नहीं आ सकते। सदन का कोई सदस्य सदन में उसकी आज्ञा से ही भाषण दे सकता है। तो यानी वही निर्धारित करता है कि कौन सा व्यक्ति कब भाषण देगा और कितने समय तक वो भाषण देगा। वह सदन की कार्यवाही में ऐसे शब्दों को निकाले जाने का आदेश दे सकता है जो असंसदीय या अशिष्ट हों। कहने का मतलब जो संसद की मर्यादा का उल्लंघन करते हो या सदन की मर्यादा का उल्लंघन करते हो, तो ऐसे शब्दों को वो निकाल सकता है। सदन के नेता के परामर्श से वह सदन की कार्यवाही का क्रम निश्चित कर सकता है कि भाई जैसे मान लीजिए कोई एक साथ विधानसभा की बैठक में और 2 या 3 विधेयक पेश किए सदस्यों के द्वारा, तो वो ये निर्धारित करता है कि सबसे पहले किस विधेयक पर चर्चा होगी, फिर किस विधेयक पर होगी। तो ये सब कुछ निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। वह प्रश्नों को स्वीकार करता है या नियम विरुद्ध होने पर उन्हें अस्वीकार करता है। वह मतदान पश्चात परिणाम की घोषणा करता है।
सामान्य परिस्थिति में वह सदन में मतदान में भाग नहीं लेता, लेकिन यदि पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आए तो लेकिन यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आए तो वह निर्णायक मत का प्रयोग करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय भी विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। दल बदल संबंधी याचिकाओं पर निर्णय भी विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा ही लिया जाता है।